अभी तक हमने जो कुछ भी बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में देखा है उसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा अमाइनो एसिड्स के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अमाइनो एसिड्स को अमाइनो एसिड्स क्यों बोलते हैं, हमने इनके बारे में देखा। फिर अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन इनकी नेमिंग को देखा हमने। फिर इसके बाद हमने क्या स्टडी किया, इसके बाद हमने डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी किया कि अमाइनो एसिड्स में डिफरेंस क्या होता है, एक अमाइनो एसिड है एक दूसरा अमाइनो एसिड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों में स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिफरेंस होता है। वो स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या होता है, वो आर ग्रुप जिसको मैंने दिखाया था आपके सामने, वो ग्रुप वेरिएबल होता है। उस आर ग्रुप की वजह से आपने 20 तरह के स्ट्रक्चर देखे अमाइनो एसिड्स के, 20 ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड व्हाटएवर, ठीक है। एंड इनके अलावा हमने इसेंशियल अमाइनो एसिड्स देखा, सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स देखे। इसेंशियल 10 होते हैं जिनके बारे में बताया था मैंने शॉर्टकट ट्रिक TMB-L पाथ, ठीक है, वो रिकॉल कर लीजिएगा। फिर नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स देखे, ठीक है। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी में हमें डाइट के थ्रू नहीं लेने की जरूरत होती है, लेकिन दैट आर नॉन इसेंशियल। वाइल जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं उन्हें हमें डाइट में लेने की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स तो देखे हमने अर्जिनिन और हिस्टिडीन। ये बेसिकली होते क्या हैं, ये ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो इल पर्सन में या फिर ऐसे पर्सन्स फिर आप अगर एडल्ट की बात करें तो आप कह सकते हैं इल पर्सन, लेकिन अगर नॉर्मल बीइंग की बात करें तो छोटे बच्चों में ऐसे अमाइनो एसिड्स सिंथेसाइज नहीं होते हैं। इसके बाद हमने देखा अमाइनो एसिड्स को डिफरेंट क्लास में बांटा गया। OH कंटेनिंग पे हमने देखा सेरीन, थ्रियोनिन। सल्फर कंटेनिंग देखा सिस्टीन, मैथ्योनिन। ध्यान रखिएगा मैथ्योनिन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, क्यों? क्योंकि उसमें सल्फर ग्रुप जो होता है वो एक्सपोज नहीं होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथ्योनिन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कौन से पोलर हैं कौन से नॉन पोलर हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक हैं कौन से हाइड्रोफिलिक हैं, सारे चीज़ें देख लिया, ठीक है। लास्ट में हमने जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो देखा था कितने ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो ग्लूकोजेनिक होते हैं, कितने ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कीटोजेनिक होते हैं, वाइल कितने ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो ग्लूकोकीटोजेनिक होते हैं, मतलब ग्लूकोज भी बनाते हैं एज वेल एज कीटोन बॉडीज भी, मतलब बेसिकली फैट्स भी बनाते हैं, ठीक है, वो देखा था। इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक मैंने यूज की थी IP3T। आई रिपीट अगेन, IP3T। I stands for isoleucine, P stands for phenylalanine and 3T, मतलब 3 ऐसे नाम हैं जो T से स्टार्ट होने वाले हैं। सारे अमाइनो एसिड्स को आप देखेंगे तो सिर्फ 3 ही हैं, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन, ठीक है। हमने 1 लेटर कोड देखा, 1 लेटर कोड की नेमिंग देखी। हमने 3 लेटर कोड के बारे में बिल्कुल का जिक्र किया कि कैसे किसी अमाइनो एसिड्स को 3 लेटर कोड से कैसे डिनोट करते हैं, वो देखा, ठीक है। इन सब चीज़ों के बाद हमने देखा ऑप्टिकल रोटेशन देखा कि हम किस कंपाउंड्स को बोल सकते हैं कि दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस कंपाउंड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, हाउ वी कैन डिटरमाइन दैट। तो हमने देखा कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी स्ट्रक्चर है जिसमें एक ऐसा कार्बन है जो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन का मतलब ये होता है कि उससे लगने वाले चारों ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर उससे लगने वाले चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो वो कार्बन कायरल होगा एंड कायरल कार्बन हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। अब ये जो कायरल कार्बन जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं इनके 2 कॉन्फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। इनके दो कॉन्फॉर्मेशन नहीं, इनके 2 होते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 2 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, या तो वो DL फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर RS फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। हमने DL के बारे में हल्की सी बात की थी कि कैसे डिनोट करते हैं कि D अमाइनो एसिड है, कैसे डिनोट करते हैं कि ये L अमाइनो एसिड है। थोड़ा सा आज देखेंगे हम डिटेल में कि ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई थी, ठीक है, DL कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे इसको RS कॉन्फ़िगरेशन डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर रूल्स टू डिटरमाइन RS कॉन्फ़िगरेशन। देखिए DL कॉन्फ़िगरेशन के लिए एज सच कोई बहुत ज़्यादा रूल नहीं है, सिंपली आप स्ट्रक्चर को आप देखेंगे एंड यू विल सी दैट इट इज D अमाइनो एसिड एंड दिस इज L अमाइनो एसिड, ठीक है। बट टू डिटरमाइन द R and S कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली R स्टैंड्स फॉर रेक्टस which means clockwise direction and S for sinister which means anti-clockwise direction, ठीक है। तो RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम एक और देखेंगे वेस्ट डैश प्रोजेक्शन क्या होते हैं। कभी कभी आपको स्ट्रक्चर्स इस फॉर्म में देखने को मिलेंगे वेस्ट डैश में, तो इससे कैसे पहचानेंगे कि ये वेस्ट डैश में है, तो इसमें इसके डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है। एंड कंडीशंस फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है उसके लिए मैंने आपको बताया था एक चीज़, सबसे पहली चीज़ कि उसमें एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। एसिमेट्रिक कार्बन बोलूँ या फिर कायरल कार्बन बोलूँ, इसका मतलब सेम है, ठीक है। मतलब वैसा कार्बन जिससे लगने वाले चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, दैट कार्बन इज कॉल्ड एज ए कायरल कार्बन एज वेल एज एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। हालांकि उस
इस रूल के अलावा भी एक दो रूल्स और हैं जिसपे हम स्ट्रक्चर को देखकर बताते हैं कि कौन से कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को डिटरमाइन करने के लिए दो चीजें हैं, एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच में उस दिन मैंने आपको दिखाया था ऑप्टिकल रोटेशन। जब कोई लाइट होती है जो बहुत सारी पोलराइज डायरेक्शन में है, जब उसे एक पोलैरिमीटर से पास करते हैं तो एक प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है। एंड जब प्लेन पोलराइज लाइट को हम पास करते हैं उस सॉल्यूशन से, जिस सॉल्यूशन को हम चेक करना चाह रहे हैं कि दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, तो उस सॉल्यूशन से जब हम उसे पास करते हैं तो आफ्टर पासिंग तो हम देखते हैं कि जो प्लेन पोलराइज लाइट थी, लाइट अगर एक डायरेक्शन में थी तो वो लाइट या तो क्लॉकवाइज मुड़ी है या फिर वो जो लाइट थी वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी है। ठीक है, अगर वो क्लॉकवाइज मुड़ी है तो उसे हम बोलते हैं कि ये डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी, नॉट कैपिटल डी। ऑलवेज कीप इन माइंड कैपिटल डी एंड कैपिटल एल इज डिफरेंट, व्हाइल एज स्मॉल डी एंड स्मॉल एल इज डिफरेंट। स्मॉल डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका मतलब था कि प्लेन पोलराइज लाइट को उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ दिया गया। ठीक है, व्हाइल एज जो स्मॉल एल होता है दैट इज लीवो रोटेटरी, इसका मतलब कि उसने प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड मोड़ा था, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोड़ा था। तो जो एक नॉर्मल था, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, चीजें रिकॉल हो जाएंगी आपके पास आसानी से। ठीक है, ये था प्लेन पोलराइज लाइट का डायरेक्शन, इस तरह से प्लेन पोलराइज लाइट थी। जब इसे सॉल्यूशन से पास किया गया तो आफ्टर पासिंग द सॉल्यूशन दो तरह की फिनोमिना हमें ऑब्जर्व हुई, दो तरह के रिजल्ट ऑब्जर्व हुए। वो रिजल्ट कुछ इस प्रकार है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट थी, जो प्लेन पोलराइज लाइट थी, इसको हम इमेजिन कर रहे हैं, जो मैंने डैश से दिखाया है लाइन, इस लाइन को मैं प्लेन पोलराइज लाइट बता रहा हूं। ठीक है, या तो ये प्लेन पोलराइज लाइट राइट हैंड मुड़ी होगी, मतलब इससे राइट हैंड मुड़ी होगी, मतलब ऐसे आई होगी। ठीक है, तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट जो पहले इस डायरेक्शन में थी उससे एक थीटा एंगल पे मुड़ी होगी। ठीक है, तो ये जो राइट हैंड साइड मुड़ी है इसी को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं इसको? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ROTA, रोटेटरी। ठीक है, या फिर स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको प्लस साइन से डिनोट करता हुआ मिलेगा। ठीक है, ओके, ये डिनोशन है, ये डिनोशन का तरीका है। ठीक है, सेम कंडीशन, अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट डायरेक्शन इस डायरेक्शन से अगर राइट हैंड मुड़ी तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर वही कंडीशन कुछ ऐसी हो कि लाइट लेफ्ट हैंड साइड मुड़ गई, ठीक है, तो यहां भी एक थीटा उसने प्रिपेयर किया, थीटा एंगल बनाया। इस थीटा एंगल को जो है लेफ्ट हैंड साइड जो लाइट मुड़ी है उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, LAEVO, लीवो रोटेटरी। ठीक है, विच इज डिनोटेड विद स्मॉल एस, फिर इसको हम माइनस साइन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस थी आपके सामने। ठीक है, ये जो अप्रोच है दिस इज प्योरली प्रैक्टिकल, ये आपके पास लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट होगा तो ही आप कर पाएंगे। लेकिन कंडीशंस फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसे हम देखकर बता सकते हैं थ्योरेटिकली। हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसे पड़ा होगा, हम देख के बता देंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, जैसे ग्लाइसिन था, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि देखिए ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का। ये स्ट्रक्चर किसका है? ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको बताया था मैंने, फॉर बीइंग एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है मस्ट बी अ कायरल सेंटर। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो यहां पर जो कार्बन है, इस कार्बन से लगे वाले ग्रुप जो होने चाहिए, ये चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो ये कंपाउंड कायरल कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड कायरल कार्बन है। लेकिन क्या यहां पर ऐसा है? नहीं है। यहां पर देखिए H और H दोनों ग्रुप जो हैं ये सेम हो गए, तो मतलब ये कंपाउंड कायरल कार्बन नहीं है, ये कंपाउंड कायरल कार्बन नहीं है। जब ये कायरल कार्बन नहीं है तो ये, इसे हम डिनोट करते हैं ए कायरल कार्बन। क्या डिनोट करते हैं इसको? ए कायरल कार्बन, ए कायरल कार्बन। ठीक है, एंड ए कायरल कार्बन कंपाउंड, ए कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, चीज समझ में आ रही होंगी। तो जितने भी अमाइनो एसिड्स आपने पढ़े हैं, जो 20 स्ट्रक्चर को हमने दिखाया आपके सामने, ठीक है, वो सारे अमाइनो एसिड्स जो होते हैं दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन।
ग्लाइसिन के अलावा सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़कर, ध्यान रखिएगा इस चीज में, ठीक है। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ऐसे अमाइनो एसिड्स जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, वो अपने कॉन्फॉर्मेशन, सॉरी नॉट कॉन्फॉर्मेशन, इट्स कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो वो अपने कॉन्फिगरेशन को शो करेंगे, वो अलग अलग तरह से कॉन्फिगरेशन शो करेंगे, ठीक है। मिरर इमेज शो करेंगे, ठीक है। मिरर इमेज शो करेंगे तो बोलेंगे एनांशियोमर्स, ठीक है। अगर आपस में कोई रिलेशन नहीं हुआ मिरर इमेज तो बोलेंगे डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। सब चीजें आएंगी आगे चल के अभी, ठीक है। एंड DLN कॉन्फ़िगरेशन किस रिस्पेक्ट में आया, एंड RS किस कॉन्फ़िगरेशन में आया। ये जो कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रहा हूं, ये इसी रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिनमें कायरल कंपाउंड, कायरल कार्बन प्रेजेंट है, जिनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो वो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, या तो D और L शो करेंगे या फिर RNS शो करेंगे, ठीक है। लेकिन ग्लाइसिन नहीं शो करेगा, ठीक है, ग्लाइसिन नहीं शो करेगा, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो पैरेलल सेंटर जिनमें है, फॉर एग्जांपल यहाँ ग्लाइसिन लिखा हुआ है, ग्लाइसिन के अलावा कोई और अमाइनो एसिड मैं अज्यूम कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एलानिन अज्यूम किया मैंने, क्या अज्यूम किया, एलानिन। तो एलानिन इज रिटन एज NH3 प्लस CH3 and here is COO minus. This is alanine, this is alanine, ठीक है। अब ये एलानिन में आप देखेंगे तो एलानिन में कायरल सेंटर है, एलानिन में कायरल सेंटर यहाँ पर मौजूद है। ये कार्बन जो है ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन जो है, ये कायरल कार्बन होने की वजह से ये दो कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, या तो D में आएगा या फिर L में आएगा, ठीक है। जिसको हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, D और L या फिर RNS, ठीक है। एंड इसके दो इमेज अगर मिरर इसके सामने खड़ी कर दी जाए ऐसे, तो कुछ स्ट्रक्चर कुछ और होगी इधर। अगर इसके सामने मिरर ऐसे रखी जाए तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर कुछ और होगी, इसका ठीक जस्ट होगा, तो यहाँ वो भी एलानिन ही होगा, वो भी एलानिन ही होगा। तो यहाँ पे एलानिन जो लेफ्ट हैंड साइड है, अब अगर इसका मिरर स्ट्रक्चर बनेगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा आपके सामने, ठीक है। ये मिरर है बीच में, ये मिरर है, ठीक है। तो ये भी एलानिन है और ये भी एलानिन है, लेकिन ये वाली जो एलानिन है ये डी एलानिन है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये एल एलानिन है, सॉरी एल एलानिन है। और यहाँ पर जो अमाइनो ग्रुप है, ये देखिए अमाइनो ग्रुप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, इस कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड है। ये अल्फा कार्बन होता है, इस अल्फा कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड अमाइनो ग्रुप है, तो इट इज एल एलानिन। लेकिन यहाँ पर अल्फा कार्बन के राइट हैंड साइड अमाइनो ग्रुप है, तो मतलब ये क्या होगा, डी एलानिन, ठीक है, डी एलानिन। तो ये डी जो है कैपिटल डी है और ये जो है ये कैपिटल एल है। बल यहाँ जो है इट इज स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, ठीक है। डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो हम बात शुरू करते हैं अपनी आज की DLN कॉन्फ़िगरेशन से, फिर बात करेंगे RNS कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो ये जो DNL कॉन्फ़िगरेशन जो असाइन किया गया था, ये DNL कॉन्फ़िगरेशन जो स्टार्टिंग स्ट्रक्चर था दैट वाज ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर पहले था ग्लिसरॉल्डिहाइड, उसके रिस्पेक्ट में हमने DNL बोलना शुरू किया। तो वो कैसे शुरू किया वो देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, DL नोटेशन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है किसका, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में हमने DLN नोटेशन, D एंड L जो नोटेशन होता है या जो कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, वो हमने डिनोट करना शुरू किया, ठीक है। तो ये अभी किस फॉर्म में है, यहां पर देखिए, तो यहां पर OH ग्रुप को कंसीडर करते हैं, ठीक है। दिस OH ग्रुप, ये OH ग्रुप है, इसको हमने कंसीडर करते हैं, ठीक है। इस OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में, इस कार्बन के से ये OH ग्रुप किधर है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको डिनोट करते हैं L ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। वाइलेस इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है, इसका ठीक मिरर इमेज कैसा होगा, इसका ठीक जो मिरर इमेज होगा वो इस तरह से होगा।
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड है। किस साइड है? वो राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर क्या होगा? डी ग्लिसरल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, तो पहली बार जो DNL नोटेशन होता है अमाइनो एसिड्स का वो इस ग्लिसरल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ही दिया गया था। मतलब पहले इसके बारे में स्टडी की गई थी एंड उसमें देखा गया कि यहाँ पर L कॉन्फ़िगरेशन में है, D कॉन्फ़िगरेशन में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन से लगा हुआ जो कार्बन है, इस कार्बन से लगा हुआ जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, तो L कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ पर इस कार्बन से लगा हुआ जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड है, तो D हो गया, D कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये जो L एंड D कॉन्फ़िगरेशन था दिस वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द L ग्लिसरल्डिहाइड। अब सेम अमाइनो एसिड्स के लिए भी ऐसा होता है। ठीक है, ये सेम अमाइनो एसिड्स के लिए भी ऐसा ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल H कार्बन CH3 NH3 प्लस COO माइनस। ठीक है, ओके। ठीक है, यहां पर भी मिरर इमेज, ये मिरर है सामने। ठीक है, तो ये जो मिरर है इस मिरर के सामने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। क्या ऐसा फॉर्म होगा? नहीं, ऐसा फॉर्म नहीं होगा। ये NH3 ग्रुप जो होगा वो उधर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये CO ग्रुप जो है ये इधर की तरफ होगा इस तरह से, और ये होगा ऐसे NH3 ग्रुप। ठीक है, अब यहां पर पहली बार जो L नोटेशन या D नोटेशन ग्लिसरल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में दी गई थी। नाउ अब बारी है किसकी? अमाइनो एसिड्स की। तो अमाइनो एसिड्स में ये कार्बन ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन से लगा पहला जो प्राइमरी ग्रुप है दैट इज अमाइनो ग्रुप, वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। किधर की तरफ है? वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो इसका नाम हो जाएगा L अमाइनो एसिड। L अमाइनो एसिड कौन सा अमाइनो एसिड है ये? तो ये एलानिन है। ठीक है, ये एलानिन है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? ये L एलानिन हो गया। ठीक है, वेल नेक्स्ट इसको कैसे डिनोट करेंगे? ये देखिए इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है एग्जैक्टली। ठीक है, तो मिरर इमेज में ये देखिए यहाँ पर अब ये कैसा फॉर्म होगा? ये यहाँ पर अमाइनो ग्रुप राइट हैंड साइड है, सो यहाँ पर होगा D एलानिन। ठीक है, D एलानिन। ठीक है, ये कंडीशन शो करने के लिए, DNL कॉन्फ़िगरेशन शो करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है कि कायरल कार्बन होना जरूरी है। कायरल कार्बन होना जरूरी है। ठीक है, वैसा कार्बन कायरल कार्बन होना जरूरी है। वैसा कार्बन जिस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में देखिए, चाहे यहां पर देखिए, दोनों में चारों ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, यहां पर देखिए CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, इधर अल्कोहलिक ग्रुप है, इधर CH2OH है। ठीक है, इधर H है। ठीक है, चारों ग्रुप देखिए डिफरेंट है। सेम इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा फॉर्म हुआ, ये भी डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली बात है। यहाँ भी चारों ग्रुप देखिए डिफरेंट है, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CH3H, तो चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव तो है ही, एज वेल एज DNL कॉन्फ़िगरेशन भी शो करेगा। ठीक है, DNL कॉन्फ़िगरेशन भी शो करेगा। ठीक है, अब बारी आती है एनांशियोमर्स को पढ़ने के लिए। यहां से भी हल्का हल्का एनांशियोमर्स के बारे में आइडिया लग जाएगा। एनांशियोमर्स आर दोज स्टीरियोआइसोमर्स, ठीक है, which are non-superimposable mirror images of each other। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, enantiomers are those stereoisomers which are non-superimposable mirror image of each other। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करने के लिए अभी enantiomer में डिटेल में देखूंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी सब देखिए enantiomers क्या होते हैं। तो मैंने बोला enantiomers are those stereoisomers। enantiomers are those isomers which are non-superimposable mirror image of each other। ठीक है, अब एनांशियोमर्स के बारे में देखने जा रहे हैं। एनांशियोमर्स क्या होते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है, एनांशियोमर्स आर दोज स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, ये अलग है। सो यहां पर स्टीरियोआइसोमर्स क्या होता है ये देखना पहले जरूरी है। स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं? तो स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियोआइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स द स्ट्रक्चर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
द स्ट्रक्चर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर ग्रुप और सबस्टिट्यूएंट यू कैन से दैट इज इन डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सपोज करिए, इमेजिन दिस स्ट्रक्चर। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं ये देखना चाह रहा हूं। स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। इमेजिन दिस स्ट्रक्चर, दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, here is H, here is H, here is CH3, here is CH3, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CH3, H, CH3, H, ठीक है। ये आपके सामने दो स्ट्रक्चर मौजूद हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर्स हैं। मैं बोल रहा हूं स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ये कंफर्म है, ठीक है। अब ये स्टीरियो आइसोमर्स कैसे हैं? तो मैंने बोला आपको कि स्टीरियो आइसोमर्स वैसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम होता है। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन टोटल यहाँ पर? 3 3 6 2 8, ठीक है। यहाँ देखिए 3 4 1 5 और 3 8 हाइड्रोजन है। तो मतलब स्टीरियो आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स व्हिच इज हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, which is having the same molecular formula। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सिमिलर है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है, लेकिन मैंने क्या बोला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होना ये क्राइटेरिया तो है, लेकिन जो इसके डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, इनसे, ठीक है, उनका ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पर CH3 और CH3 दोनों अपोजिट साइड में है, इनका ओरिएंटेशन अलग है। एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है, ठीक है। वाल यहाँ जो CH3 है दोनों एक साइड एक तरफ है, ठीक है, दोनों एक तरफ है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जो ग्रुप्स होते हैं या फिर जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका जो ओरिएंटेशन होता है, स्पेशल ओरिएंटेशन, ऐसे लिखकर आपको देगा स्पेशल ओरिएंटेशन इन द स्पेस इज डिफरेंट, ठीक है। ये कंडीशन है स्टीरियो आइसोमर्स के लिए। स्टीरियो आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स व्हिच इज हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर some groups or some substituents, ठीक है, having different spatial orientation in the space, ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्रुप्स डिफरेंट भी हैं, ये CH3 इधर की तरफ है, ये CH3 इधर है, ये CH3 इधर है, तो दोनों यहाँ पर दोनों CH3 एक साइड है, यहाँ पे दोनों CH3 अलग अलग साइड है। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं ट्रांस, और इनको बोलते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। दोनों कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो गए, ठीक है। So now coming to enantiomers. So enantiomers are those stereoisomers which are non-superimposable mirror image of each other, ठीक है। इसका मतलब ये है कि enantiomer stereoisomer तो होगा, stereoisomer होगा तो मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो उनके ग्रुप्स हैं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, उनका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, ठीक। ये चीज तो देखने मिलेगी, ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर को। मैं बोल रहा हूं कि ये L एलानिन और D एलानिन आपस में एनांशियोमर्स हैं, ठीक है, आपस में एनांशियोमर्स हैं, ये चीज मैंने बोली, ठीक है। सो अब एनांशियोमर की कंडीशन क्या है कि एनांशियोमर्स आर दोज स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर हैविंग द नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। अब नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज का मतलब ये है कि ये इसका मिरर इमेज है। अब इस इमेज को ऐसे आप उठाइए, ऐसे यहां से इमेजिन करिए कि ऐसे स्ट्रक्चर को मैंने उठाया और उठा के सिर्फ इस पे रखा, इस पे रखने के बाद, अगर मैंने स्ट्रक्चर को ऐसे उठाने के बाद ऐसे इस पे रखा, तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल होगा? इमेजिन करिए, क्या ये सुपर इम्पोजिबल होगा? भाई नहीं होगा सुपर इम्पोजिबल। कैसे नहीं होगा? ये देखिए, इस स्ट्रक्चर को उठा के मैंने यहां पे रखा तो कार्बन कार्बन हो जाएंगे, H सुपर इम्पोज हो जाएगा, CH3 सुपर इम्पोज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इधर COO माइनस है, यहाँ पे NH3 ग्रुप है, यहाँ पर इधर लेफ्ट हैंड साइड NH3 है, इसको रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे COO माइनस है, मतलब यहाँ का COO माइनस यहाँ के NH3 से ओवरलैप करेगा और यहाँ का COO माइनस यहाँ के NH3 से ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो सुपर इम्पोज कहाँ हो गए? सुपर इम्पोज नहीं हुए, आपस में सुपर इम्पोज तो नहीं हुए, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि L alanine and D alanine are superimposable mirror image of each other, ठीक है, we can say that। तो इसका मतलब कि जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव
अमाइनो एसिड्स हैं, क्या सारे एनांशियोमर शो करेंगे? बिल्कुल शो करेंगे, बिल्कुल शो करेंगे। स्ट्रक्चर बनाइए, सुपर इंपोज कर देखिए, करेंगे। क्या ग्लाइसिन सुपर इंपोज करेगा? क्या ग्लाइसिन सुपर इंपोज करेगा? क्वेश्चन नहीं आता है। क्या ग्लाइसिन सुपर इंपोज करेगा? ग्लाइसिन सुपर इंपोज करेगा। ग्लाइसिन में ऊपर के दोनों साइड H और H जो होते हैं ये दोनों सिमिलर होते हैं, ठीक है। ऊपर के H और नीचे के H दोनों होते हैं सिमिलर होते हैं। तो जैसे आप इसको ओवरलैप करेंगे तो आसानी से ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर ये वाले ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं, तो हम इसके ओरिएंटेशन को घुमा सकते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि हमको एज इट इज उठा के इसको ऐसे ही रखना है, इसको हम थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट करके भी घुमा सकते हैं, घुमा के भी रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव कंक्लूजन इज दैट कि जो जिसमें भी कैरल सेंटर होंगे वो एनांशियोमर्स शो करेंगे, ठीक है। एनांशियोमर्स क्या होते हैं? एनांशियोमर्स आर दोस स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये इमेजेस पे सुपर इंपोज नहीं होगी, ठीक है। ऐसे उठा के इसको रखेंगे, सुपर इंपोज नहीं होगी, ठीक है। जितने भी कैरल वाले होंगे वो सुपर इंपोज नहीं होंगे, ठीक है, ओके। सो एनांशियोमर्स के बारे में बात हो गई, डीएनएल बारे में बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात होती है आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन की। हाँ, डी और एल के बारे में एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि जितने भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं नॉर्मली सेल के अंदर, उन सब में एल अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। डी अमाइनो एसिड्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगर डी अमाइनो एसिड्स कहीं पाया जा रहा है किसी भी प्रोटीन में अगर आप पाते हैं, इनकेस अगर आपको मिल गई, तो वो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के थ्रू पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। सो डी एन एल, ठीक है। डी अल्फा अमाइनो एसिड्स एंड एल अल्फा अमाइनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन ऑफ द सेल is having the only L alpha amino acids through translation, through translation। आपको पता है ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन मतलब क्या? mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन, ठीक है। सो अगर सेल के अंदर mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोटीन में जो सारे अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे एल अल्फा अमाइनो एसिड्स होंगे, आपको डी एक भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ट्रांसलेशन के वक्त, ठीक है। मतलब ट्रांसलेशन से जो भी प्रोटीन्स बन रही हैं उन सारी प्रोटीन्स में आपको एल अल्फा अमाइनो एसिड्स ही देखने को मिलेंगे, आपको डी देखने को वहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू डी अल्फा अमाइनो एसिड्स, तो ऐसा नहीं है कि डी अल्फा अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो पाए नहीं जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, वो भी नेचर में मिलते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ मिलते हैं, ठीक है, वो कहाँ मिलते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। हमने एल की तो बात कर ली, एल कहाँ मिलेंगे? प्रोटीन में। वो प्रोटीन कहाँ? जो एमआरएनए से बना होगा, ठीक है। लेकिन एल की तो बात हो गई, अब बात कर रहे हैं डी की। तो डी अल्फा अमाइनो एसिड्स इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, इसका मतलब प्रेजेंट होता है मेरी लैंग्वेज में, ठीक है, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या होती है? दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन अभी कैसे फॉर्म हुई है वो अलग चीजें हैं, वो माइक्रोबायोलॉजी में देखी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। डी अल्फा अमाइनो एसिड्स कैन बी इंसर्टेड थ्रू पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यू नो, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। जब ट्रांसलेशन हो गया सेल में, मतलब सेल के अंदर एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया, सेल के अंदर प्रोटीन एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं?
it is also presented as we recorded, it is also presented some antibiotics, ठीक है। कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह जो होते हैं, कुछ शॉर्ट पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स वगैरह होते हैं, उसमें भी ये चीज़ ऑब्जर्व हुई है, ठीक है। सो डी कहाँ पाया जाता है, एल कहाँ पाया जाता है, ठीक है। एल अल्फा अमाइनो एसिड्स प्रोटीन से पाए जाएंगे, वैसे प्रोटीन्स जो ट्रांसलेशन के माध्यम से बने होंगे, ठीक है। सेल के अंदर एमआरएनए होगी, एमआरएनए का ट्रांसलेशन हुआ होगा, ठीक है। उसके माध्यम से जो भी प्रोटीन बनेगा उसमें आपको एल अल्फा अमाइनो एसिड्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। वायरस डी अल्फा अमाइनो एसिड जो होंगे ये सब लिखेंगे, ठीक है। कैन बी इंसर्टेड थ्रू पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड आल्सो प्रेजेंट इन सम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये हो गया डीएनएल के बारे में कंप्लीट बात, ठीक है। एंड डीएनएल कॉन्फ़िगरेशन की शुरुआत कैसे हुई थी, ग्लिसरॉल्डिहाइड से के स्ट्रक्चर से, ठीक है। सो इसलिए बोलते हैं उसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। ठीक है, अगर मैंने बोला आपके सामने ऐसा मैंने स्टेटमेंट दिया कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डिहाइड, ठीक है। तो आई कैन सी दैट कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, नो आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, सो आई कैन सी दैट डी अलानिन is the relative configuration of D-glyceraldehyde, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट आपको मिलेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, ऐसे स्टेटमेंट आपको बहुत इजीली बहुत आसानी से मिलेंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है वहाँ, ठीक है, क्योंकि पहली बार जो स्टडी हुई थी वो ग्लिसरॉल्डिहाइड के ऊपर ही हुई थी। सो सारी चीज़ें जो आती हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ही आती हैं, वही चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। रिलेटिव लिखा हुआ है, रिस्पेक्ट कॉन्फ़िगरेशन दैट इज, ठीक है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज आर एंड व्हाट इज एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट डीएलएन कॉन्फ़िगरेशन जो है थोड़ा पुराना सिस्टम है, ठीक है। बहुत पहले स्टडी हुई थी डीएनएल, ठीक है। जबकि उसके बाद में, मतलब बाद में जो स्टडी की गई, तो ये मॉडर्न सिस्टम है, ये मॉडर्न सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये आरएनएस, ठीक है। वाइल जो डी एंड एल थी ये बहुत पहले यूज होती थी, ठीक है। लेकिन जो पहले यूज होती थी वही अभी भी यूज होती है। आरएनएस के ऊपर आप क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन बताइए कि ये आर है कि ये एस है, ठीक है। अभी हम देखेंगे हम कैसे डिटरमाइन करना है कि ये आर है कि ये एस है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट प्रिवलेंट है, जो मोस्ट कॉमन है टर्म में, वो डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। यही क्वेश्चन, इसी पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, डी है कि एल है, ठीक है। डी एल है तो किसके रिस्पेक्ट में है, क्या है, कैसे, ठीक है। सो हम बात करने जा रहे हैं आर एन एस कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी बात करने जा रहे हैं, आर एन एस कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। देखिए अब ये आर एन एस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसे कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं। सो आई विल राइट डाउन द रूल्स वन बाय वन, ठीक है। आप उस रूल्स को सीक्वेंस वाइज फॉलो करेंगे, सो यू विल डिटरमाइन दैट दिस कार्बन इज हैविंग द आर कॉन्फ़िगरेशन और दिस व्हाटएवर कार्बन इज हैविंग द एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ओके, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय 3 साइंटिस्ट। ये जो रूल्स है इट वाज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट, COHN, Cohen, Ingold and some name is written with P, ठीक है। Cohen, Ingold and P. So जो इनके रूल्स हैं, रूल्स were also known as CIP रूल। तो बोलते हैं इनको CIP रूल। 3 साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का फर्स्ट लेटर यूज किया गया, Cohen, Ingold एंड पी से एक और नाम है प्रीलॉग, दैट इज प्रीलॉग, दैट इज प्रीलॉग। तो यहाँ से सी लिया गया, यहाँ से आई लिया गया, यहाँ से पी लिया गया, इन तीनों क्यूमुलेटिव मिला के आ गया CIP रूल, ठीक है, ठीक है, CIP रूल। अब ये जो रूल होता है, ये जो नेमिंग है, ये कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इसमें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नेमिंग की जाती है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबर देते हैं, नंबर असाइन करते हैं, दिस नंबर इज 1, दिस नंबर इज 2, दिस नंबर इज 3, ठीक है। वो कैसे करते हैं भी देखेंगे। एंड आफ्टर दैट
इफ इट इज क्लॉकवाइज रोटेटिंग, जो हमने नंबर असाइन किया है 1, 2 एंड 3, इफ इट इज क्लॉकवाइज देन वी कॉल्ड एज द आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो हमने नंबर असाइन किया है 1, 2, 3, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो वी कैन से दैट एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो जो आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ये कैसे होते हैं देखिए। ठीक है, आर फॉर रेक्टस, ठीक है, रेक्टस, एंड इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एस मीन्स सिनिस्टर, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो रेक्टस हो गए, सिनिस्टर हो गए। ठीक है, ये this carbon will assigned as S configuration. So this carbon will assigned as S configuration. S configuration. ठीक, ओके। सेम कंडीशन कुछ ऐसा करते हैं, ये चार ग्रुप है कार्बन से, ये आपका कार्बन सेंटर हो गया, स्टार मैंने मार्क किया मतलब कार्बन सेंटर, यहाँ भी मैंने स्टार मार्क किया मतलब कार्बन सेंटर। तो ये वो कार्बन है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, जिसपे जो कार्बन सेंटर है, जिसके चारों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं वो चारों डिफरेंट हैं, और ये मॉलिक्यूल जो है, ये स्ट्रक्चर जो है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये फिर कैरल सेंटर हो गया। इस कैरल सेंटर में कुछ ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं, अगर हम जो प्रायोरिटी देंगे, अभी प्रायोरिटी में देखेंगे कैसे कैसे देखें प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ये 1 पे आ गया, ये 2 पे आ गया, ये 3 पे आ गया एंड ये 4 पे आ गया। अभी देखेंगे आप कैसे 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, मतलब कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लॉक वाइज, दैट इज आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, आर फॉर वेक्टर्स दैट इज क्लॉकवाइज, एस फॉर सिनिस्टर दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, रूल वर गिवन बाय 3 साइंटिस्ट, इसको हम सीआईपी रूल भी कहते हैं, कोहन, इनगोल्ड एंड फ्रीलॉक। इन तीनों का फर्स्ट लेटर को लिया गया, कोहन का सी लिया गया, इनगोल्ड का आई लिया गया, फ्रीलॉक का पी लिया गया, इसको मिला के बोला गया सीआईपी रूल। क्या बोला गया? सीआईपी रूल। अभी हम रूल को देखेंगे। ठीक है, 3-4 रूल्स हैं उनके। ठीक है, इनको स्टेप बाइज फॉलो करना होगा। ठीक है, वाइल राइटिंग द नेम आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। पहले हमने इसको 1 असाइन किया, इसको 2 असाइन किया, इसको 3 असाइन किया, इसको 4 असाइन किया। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में ये लेफ्ट हैंड साइड घूम रहा है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब ये एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। वाइलर्स अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में ये ऐसे राइट हैंड साइड घूम रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, दैट इज क्लॉकवाइज, मींस दैट इज आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, ठीक है। अब नेक्स्ट है रूल्स के बारे में देखते हैं कि सीआईपी रूल क्या है। सीआईपी रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल ये कहता है कि प्रायोरिटी इज गिवन टू फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, पहले एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, मतलब कार्बन से जो ग्रुप लगे हुए हैं डिफरेंट, फॉर एग्जांपल कार्बन से ये ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर CO माइनस, इधर लगा हुआ है NH3 प्लस, इधर लगा हुआ है H, इधर लगा हुआ है CH3। ठीक है, सो प्रायोरिटी इज गिवन, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी इज गिवन टू एटॉमिक नंबर। पहले सबसे पहले क्या देते हैं? एटॉमिक नंबर। तो ये कैरल सेंटर हो गया हमारा, ये कैरल सेंटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैरल सेंटर होना जरूरी है। ठीक है, ये कैरल सेंटर है। इस कैरल सेंटर के अकॉर्डिंग तो अब प्रायोरिटी कैसे दी जाएगी? ठीक है, पहला प्रायोरिटी देनी है जिसको इसका ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा। किसका ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा? सो वी कैन राइट हियर प्रायोरिटी
is given to the highest atomic number. Priority is given to the highest atomic number in the molecular structure. ठीक है, ओके। अभी यहां पर देखिए तो इस कायरल कार्बन से अटैच ग्रुप कौन कौन से हैं? डायरेक्टली H अटैच है, डायरेक्टली कार्बन अटैच है, डायरेक्टली यहाँ भी कार्बन अटैच है और यहाँ भी नाइट्रोजन अटैच है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट, प्रायोरिटी इज गिवन टू दैट एटॉमिक नंबर या फिर दैट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल या फिर दैट पर्टिकुलर एटम ऑफ द मॉलिक्यूल इन विच हैविंग द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे कार्बन से देखेंगे तो कार्बन से कार्बन अटैच है, यहाँ भी कार्बन से कार्बन अटैच है। ठीक है, यहाँ कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है। तो कार्बन की एटॉमिक नंबर होती है 6, हाइड्रोजन की होती है 1 और नाइट्रोजन की होती है 7। कार्बन की एटॉमिक नंबर होती है 6, हाइड्रोजन की होती है 1 और नाइट्रोजन की होती है 7। ठीक है, सो देखिए 6, 1 एंड 7 में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा क्या है? 7 है। सो NH3 वाले ग्रुप को इसको प्रायोरिटी 1 दी जाएगी। क्या दी जाएगी? प्रायोरिटी 1 दी जाएगी। इसको प्रायोरिटी 1 दी गई। ठीक है, ओके, इसको प्रायोरिटी 1 दी गई। अब इसके बाद किसको प्रायोरिटी दी जाए? ठीक है, इसके बाद किसको प्रायोरिटी दी जाए? तो अब इसको 1 दे दी गई, तो अब 2 किसको दिया जाए, 3 किसको दिया जाए, 4 किसको दिया जाए? लेकिन नंबरिंग तो कर रही है। आपको बताया था मैंने अभी यहाँ पर कि 1 2 3 4 करने के बाद हमको चेक करना है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने नंबर दे दिया 1। अब इस कार्बन के अलावा इस कार्बन से अटैच ग्रुप यहाँ कार्बन और यहाँ भी कार्बन, हो गई प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ भी प्रॉब्लम, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो ये एक प्रॉब्लम आ गई। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रायोरिटी इज गिवन टू द एटॉमिक नंबर, और वो एटॉमिक नंबर होना चाहिए स्ट्रक्चर का उससे सबसे बड़ा हो। तो ठीक है, इसको दे दिया नंबर, लेकिन अब किसको दें? 2 इसको दें या 2 इसको दें? ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो अगला एटम होता है उसे चेक करते हैं। ठीक है, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच यहाँ कार्बन, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच यहाँ कार्बन, लेकिन इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है और फिर इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, तो अब किसको देंगे प्रायोरिटी? तो अब प्रायोरिटी देंगे ऑक्सीजन को। किसको देंगे? ऑक्सीजन को। ठीक है, इसको देंगे नंबर 2 प्रायोरिटी। दिस इज नंबर 2। ठीक है, क्यों नंबर 2? क्योंकि कार्बन से डायरेक्टली यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है, इन दोनों में प्रॉब्लम आ गई। इसको 2 दें या इसको 2 दें? तो हमें नेक्स्ट वाला आइटम चेक करना है। तो नेक्स्ट वाला आइटम यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन छोटा है और ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होती है 8। तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन जो है वो ऊपर है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऊपर है तो इसको 2 दे दिया गया नंबर। ठीक है, एंड आफ्टर दिस ऑब्वियसली दिस विल गेट कार्बन 3 एंड दिस विल गेट 4 नंबर। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसा मिलेगा घूमता हुआ। ये 1 से 2 गया, 2 से फिर 3 आया, तो मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं हम? क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। मतलब ये R कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब इस कार्बन को आप लिखेंगे R। इस कार्बन का जो भी नाम हो आईपीएससी के अकॉर्डिंग, आईपीएससी के अकॉर्डिंग क्या होगा? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को 1 1 2, तो यहां लिखेंगे 2R। यहां पे लिखेंगे 2R। ठीक है, ओके, ये मैंने 2 क्यों किया है यहां पर? ठीक है, यहां पे मैंने 2 नेमिंग क्यों दिया है? ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट है आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग। आईयूपीएससी कहता है, आईयूपीएससी नेमिंग के अकॉर्डिंग आईयूपीएससी कहता है कि कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप है दैट शुड बी प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू राइटिंग द नेम आईयूपीएससी। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और यहाँ पे कार्बन नंबर 2, तो इसलिए 2 पे आया, तो इसको 2R बोला गया। R क्यों बोला गया? क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, R बोला गया क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या था? प्रायोरिटी इज गिवन टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, अगर एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, ठीक है, इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, if atomic number of 2 atom is same, then we consider isotopes. Then we consider the isotopes. ठीक है, isotopes क्या होते हैं? Isotopes are same molecular formula, ठीक है, but different atomic mass,
या फिर सेम फॉर्मूला डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है, और वी कैन से दैट सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। आइसोटोप्स आर बेसिकली सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे आइसोटोप्स में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन के हैं, हाइड्रोजन 1, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। तो ये प्रोटियम हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, ठीक है। इट इज डी, दैट इज ड्यूटेरियम। तो देखिए सबका एटॉमिक नंबर, यहाँ जो नीचे लिखा होता है इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ऊपर जो लिखा होता है वो होता है एटॉमिक मास। तो इन सबका एटॉमिक नंबर सेम है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, ठीक है, लेकिन इन सबका एटॉमिक मास है, इन सबका मास अलग अलग, ठीक है, 1 2 3, ठीक है।